जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सामान्य हिंदी का विस्तृत अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। यानी कि आज की क्लास में हम व्याकरण शब्द का अर्थ, उसके भेद, उसकी परिभाषा और वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर और ईटीटी कैडर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अपनी हिंदी को बेहतर हिंदी में बदलना चाहते हो या फिर हिंदी विषय का अध्ययन निरंतर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। हिंदी व्याकरण की आज क्लास होने वाली है। हिंदी व्याकरण करने से पहले हमें व्याकरण शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। व्याकरण शब्द वी धन आ करण से बना है। यानी कि व्याकरण जो शब्द है वी धन आ धन करण से मिलकर बना है और जिसका अर्थ लिया जाता है भली भांति समझना या विश्लेषण करना। यानी कि व्याकरण के अंदर हम भाषा के बारे में भली भांति अध्ययन करते हैं, यानी भाषा को भली भांति समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। व्याकरण भाषा के अधीन होती है, यानी कि व्याकरण जो है वह भाषा के अधीन मानी जाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी व्याकरण के अंदर हम भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और उसके प्रयोग का ज्ञान करते हैं। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए और उसका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है। किसके अंदर? व्याकरण के अंदर। यानी कि व्याकरण के अंदर ही हम भाषा की रचना के बारे में, शब्दों की व्युत्पत्ति और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए और उसका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है। व्याकरण को जानकर हम भाषा के नियम जान सकते हैं। यानी कि अगर हमें व्याकरण की जानकारी हो जाती है तो हम भाषा के नियमों को भी जान सकते हैं। इसलिए अंत है हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि का ज्ञान कराता है। तो समझ में आ गया होगा कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है। यानी व्याकरण जो शब्द है वह वी धन आ धन करण से मिलकर बना है और जिसका अर्थ लिया जाता है भली भांति समझना या फिर विश्लेषण करना। यानी कि व्याकरण के अंदर हम भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने के विधि का ज्ञान होता है व्याकरण के अंदर। आगे चलते हैं। व्याकरण के विभाग और अंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण के अंग कितने हैं। हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने अंग हैं। तो व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण को, पूरी व्याकरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर पर है वर्ण विचार, 2 नंबर पर है शब्द विचार, 3 नंबर पर है पद विचार और 4 नंबर पर है वाक्य विचार। यानी कि व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं जिनको वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग और वाक्य विभाग भी बोला जाता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकों में आपको व्याकरण के अंग 3 मिलेंगे और आप याद कर लेना, सर्वमान्य मत के अनुसार व्याकरण के अंग जो हैं 4 माने जाते हैं।
अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के अंग कितने हैं और विकल्प में आपको 3 दिया हो तो आपने 3 चुनना है, अगर विकल्प में 4 दिया हो तो आपने 4 चुनना है। और सर्वमान्य मत के अनुसार व्याकरण के 4 अंग ही माने जाते हैं। आज हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, यानी कि व्याकरण के प्रथम अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार यानी वर्ण विभाग क्या है? वर्ण विचार वर्ण विभाग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। यानी कि वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों के आकारों के बारे में, वर्णों के भेदों के बारे में, उनके उच्चार स्थानों के बारे में और वर्णों से बनने वाले शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ण यानी वर्ण मूल रूप से वह चिन्ह है जो हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। यानी कि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जब उनको हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार को ध्वनि विचार भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्ण विचार को और किस नाम से जाना जाता है, तो वर्ण विचार को ध्वनि विचार के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि वर्ण विचार का दूसरा नाम है ध्वनि विचार। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या अंग ध्वनि होती है। यानी कि परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या है, तो आपने आंसर देना है ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वह वर्ण है। यानी कि मुख से जो आवाज़ें, जो ध्वनि हम निकालते हैं और उसको जब लिखती रूप में प्रयोग कर देते हैं, लिखित रूप में हम प्रयोग करते हैं, वह वर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराना ही वर्ण विचार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ण विचार क्या है? जिसके अंदर वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का प्रयोग या करने का ज्ञान हमें पता चलता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेना कि वर्ण विचार क्या है। आगे चलते हैं, वर्ण की परिभाषा देखते हैं कि वर्ण क्या है। हमारे पास एक शब्द आ रहा है बार बार, वर्ण, और वर्ण की परिभाषा क्या कहती है, सभी याद कर लेंगे। वह लिपि चिन्ह या ध्वनि जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते हो, उसे वर्ण कहते हैं। ये लाइन याद कर लेना, परीक्षा में पूछा ही जाता है। वह लिपि चिन्ह जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या है। वह लिपि चिन्ह या ध्वनि जिनके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। यानी वर्ण के हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी को क्या होता है कि वह वर्ण और अक्षर में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दे ले कि वर्ण वह है जिनके आगे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह है जिसके आगे टुकड़े नहीं होते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, क, ख आदि। यानी इस प्रकार से आ जाए और जिनके आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह वर्ण होता है। यानी कि क अगर हमारे पास दिया हुआ है, नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इसके आगे और खंड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? वर्ण है। वर्ण जो है एक अनेक आर्थिक शब्द है। सभी याद कर लेना कि वर्ण जो है, वर्ण शब्द जो है, वह एक अनेक आर्थिक शब्द है जिसके अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, जैसे कि रंग, जाति, वर्ण व्यवस्था, रूप, आकृति, केसर और वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो, उसे भी वर्ण कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेना वर्ण की परिभाषा। आगे चलते हैं, अक्षर की परिभाषा क्या कहती है? अक्षर
अक्षर की परिभाषा देखो, एक आघात में उच्चारित होने वाला वर्ण को या व्यंजन के साथ स्वर के मेल को अक्षर कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि एक आघात में यानी एक समय में उच्चारित होने वाला जो वर्ण होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है जब, यानी हमारे पास एक व्यंजन है, अगर उसके अंदर स्वर शामिल है तो उसे हम अक्षर कहेंगे। जैसे कि क दे रखा है, का दे रखा है, की, कु, ये जो दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, तो इसके अंदर स्वर शामिल है, इसलिए इनको अक्षर बोला जाएगा। जैसे कि क पूरा है, अगर हम इसमें देखें तो स्वर इसमें एक शामिल होता है। अगर हम इसमें स्वर को बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, क के नीचे हलंत चिन्ह लगाने के बाद उसमें से अ स्वर को बाहर निकल जाता है। अगर इस प्रकार से मिले तो हम इनको वर्ण कहेंगे। लेकिन अगर व्यंजन के अंदर जब स्वर शामिल होता है तब उसे अक्षर कहते हैं। जैसे क आ जाए तो इसके अंदर स्वर शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अक्षर है। अक्षर भी एक अनेक आर्थिक शब्द है, यानी अक्षर जो शब्द है इसके भी अनेक अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। जैसे अविनाशी, स्थिर, ब्रह्मा, परमात्मा, शिव, विष्णु, आत्मा, आकाश, मोक्ष, जिसका कभी नाश ना हो, कोमा, श्वास के आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई को भी अक्षर कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेना, ये जो अक्षर के अनेक अर्थ हैं, यानी अलग अलग अर्थ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण दी हुई है हमें, इस उदाहरण से हमें पता लग जाएगा कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। जैसे एक शब्द दे रखा है राजा, और राजा शब्द में 4 वर्ण और 2 अक्षर है। जैसे नीचे दिया हुआ है, जब हम राजा शब्द के वर्ण विच्छेद करते हैं तब हमें उसमें 4 वर्ण मिलते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद किया हुआ है, उसी प्रकार से जब हम उसका वर्ण विच्छेद अक्षर के अनुसार करते हैं तो उसमें 2 अक्षर शामिल होते हैं। नीचे दिया गया जैसे रै के जो स्वर शामिल है आ, उसके बाद ज के बीच में स्वर शामिल है, इसलिए ये 2 अक्षर हैं। और उसी प्रकार से जब हम राजा शब्द में से उसके व्यंजन और स्वर को जब अलग अलग करते हैं तो उसमें 4 वर्ण शामिल होते हैं। तो सभी को पता लग गया होगा कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। आगे चलते हैं, वर्णमाला के अध्ययन करेंगे कि वर्ण विचार के अंदर वर्णमाला का भी अध्ययन किया जाता है। और वर्णमाला की परिभाषा क्या कहती है, वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या पूछ लिया जाता है वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, यानी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52 मानी जाती है। हिंदी में कुल वर्णों की जो संख्या है वह 52 मानी जाती है। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपने आंसर देना है 52। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। यानी कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपने आंसर देना है 44। आगे बढ़ते हैं। 52 वर्ण कौन कौन से हैं उसे ध्यान में देंगे कि 52 वर्ण के अंदर 11 स्वर शामिल होते हैं, जो कि सामने दिए गए हैं। इनको याद करना, ये 11 के 11 स्वर इसमें शामिल होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग हैं, जैसे कि क वर्ग, जैसे कि 5 वर्ग दिए गए हैं हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन 5 वर्ग के 5 वर्णों शामिल हैं और 5 वर्णों की संख्या, जो 5 वर्ग के वर्णों की संख्या 25 है, और यानी 25 को इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ही आगे देखो,
4 अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन शामिल होते हैं, 4 ही संयुक्त व्यंजन शामिल होते हैं, 2 द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन जैसे कि दिए गए हैं उसी प्रकार से अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग इसमें शामिल होते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है और 52 के अंदर 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है और 2 अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग शामिल होते हैं। तो सभी विद्यार्थी को याद हो गया होगा कि वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में 52 जो वर्ण हैं वह माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं। अंत हम कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक बार और चलो एक बार और नज़र डालो कि हमने आज क्या क्या कुछ किया है। जैसे कि आज हमने शुरू में किया था पहले व्याकरण शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा और परिभाषा व्याकरण शब्द का अर्थ लिया जाता है भली भांति समझना या विश्लेषण करना। उसके बाद हमने परिभाषा की कि व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति और स्पष्टता पूर्वक विचार करने के लिए उसका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है। यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि हम व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने, लिखने की विधि का ज्ञान कराता है। और व्याकरण में यानी कि व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार की परिभाषा में क्या कहते हैं कि वह वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। उसके बाद हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी कि वर्ण किसे कहते हैं। वह लिपि चिन्ह या ध्वनि जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे कि उदाहरण में दिए गए हैं। उसी प्रकार से हमने आगे अक्षर की परिभाषा पढ़ी आज कि अक्षर जो है उसे क्या कहते हैं। एक आघात में उच्चारित होने वाला वर्ण या व्यंजन के साथ स्वर के मेल को अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार से हमने आगे फिर पढ़ा कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमालाओं की संख्या 52 मानी जाती है, मूल वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। इसके बाद हमने 11 स्वर के बारे में अध्ययन किया कि 52 में 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 2 अयोगवाह इसमें शामिल होते हैं। तो सभी विद्यार्थी आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। यहाँ से कल हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि कल की क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के हमारे बेहतरीन तथ्य व्याकरण संबंधी। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ ना कुछ अवश्य नया सीखा होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।